धड़कन विप्र शिरोमणि श्रीमान कार्तिकेय शर्मा जी राज्यसभा सांसद हमारे बीच में इस अटेली की धरा पर पहुंचे हैं। हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप ऐसे युवा दिलों की धड़कन हैं कि हमेशा पूरे समाज को एक नई दिशा देते हैं। हम आपका अटेली पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और मेरा सभी से अनुरोध है विप्र बंधुओं से कि आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें, साइड में ना बैठे, खाना 5 मिनट के बाद खाएंगे। आज के हमारे मुख्य अतिथि आपको उद्बोधित करेंगे, आपके बीच में उनका संबोधन होगा। बड़ी दूर से हमारे बीच में पहुंचे हैं, हम इनका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि आपका जो जोश है वो हमेशा हमारे लिए एक नई प्रेरणा मिलकर के आता है। जब भी हम समाज के अंदर आपका उद्बोधन सुनते हैं तो हमें एक नई दिशा मिलती है। हम अटेली की धरा पर आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बोलिए भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की। मंच पे विराजमान और इस कार्यक्रम के आयोजक मेरे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा साथी, नौजवान साथी, आप सबका मैं तहे दिल से सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और जिस भावना से, जिस प्यार से आपने आशीर्वाद दिया, मैं सबसे पहले ये प्रार्थना करता हूं कि ये प्यार और आशीर्वाद ऐसा सदैव बना रहे। मैं श्री गौड़ ब्राह्मण सभा अटेली, श्री धर्मेंद्र वशिष्ठ जी प्रधान, श्री प्रवीण वशिष्ठ जी उप प्रधान, श्री अरविंद कौशिक जी सचिव, श्री रामानंद शर्मा जी, श्री सुनील कौशिक जी, हमारे बड़े श्री एलसी जोशी जी जिन्होंने मुझसे पहले अभी एक बोधन दिया, श्री मोहित शर्मा जी, श्री 108 सुखराम दास जी महाराज, श्री राकेश मेहता जी, श्री दिनेश वैद्य जी, श्री राधेश्याम वैद्य जी, डॉक्टर श्री रविंद्र कौशिक जी, अनिल पुरोहित जी, भाई आजाद शर्मा जिनका आज के कार्यक्रम के अंदर एक बहुत ही अहम भूमिका रही, मेरे साथ आए अशोक तंवर जी, शशिकांत जी और भी अन्य संस्थाओं से आए अध्यक्ष, बड़े बुजुर्ग, हमारे माताएं बहनें, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं। देखिए आज का जो अवसर है ये हम सब के लिए एक अत्यंत खुशी का अवसर है क्योंकि आज हम भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाते हैं और ये केवल एक आयोजन नहीं है बल्कि हमारी आस्था, हमारे संस्कार, हमारी परंपराओं का उत्सव है। और ऐसा अवसर हमने अपने अगली युवा पीढ़ी के लिए एक संदेश की तरह हमारे को किस तरीके से अपने पूर्वजों से विरासत में किस तरह की शिक्षा मिली है, क्या उस शिक्षा का मतलब है, मायने हैं और कैसे वह अगली पीढ़ी तक पहुंच सके और निरंतर ये परंपरा इस तरह चलती रहे, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रतीक है। मैं आज भगवान परशुराम जी की बात करना चाहता हूं क्योंकि भगवान परशुराम जी का जब भी वर्णन होता है तो उनका वर्णन हमेशा अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत का होता है, इस लड़ाई का होता है, सच्चाई की बुराई की जीत के ऊपर जो उन्होंने किस तरीके से अपने जीवन का जो संदेश दिया है उसको बढ़ाने का एक बहुत ही अच्छा मौका होता है। लेकिन उसके साथ साथ सिर्फ भगवान परशुराम जी एक महान योद्धा नहीं थे, एक बुद्धिजीवी भी थे। उन्होंने साथ साथ तकनीक का इस्तेमाल भी करना शुरू किया, विज्ञान का इस्तेमाल भी किया और आज के समय में तकनीक और विज्ञान का एक बहुत बड़ा महत्व है। हमें समझना पड़ेगा कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले समय के लिए हमें पुरुषार्थ चाहिए, लेकिन साथ साथ
विज्ञान और तकनीक भी चाहिए, हमें अपनी आस्था भी चाहिए, प्रथा भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें समय के साथ बदलना भी है और जो चीज़ें हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए कारगर साबित होंगी उस पथ पर हमें अग्रसर होना है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पर पूरे जिले की सारी संस्थाएं आई हैं, उनके अध्यक्ष आए हैं, अधिकारीगण आए हैं। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो बात मेहता जी ने मुझसे पहले कही, मैं उस पर भी थोड़ी बात रोशनी डालना चाहूँगा। हमारे यहाँ वर्णन है बाल व्यवस्था का, किशोर व्यवस्था का, वृद्धावस्था का, तो मैं सबसे पहले आपको इस बात का आश्वासन दिलाता हूं, कोई भी अवस्था हो मैं आपके साथ हूं, हर तरीके से आपके साथ हूं, और सिर्फ अटेली नहीं, पूरे जिले की सारी संस्थाओं के साथ हूं। मुझे आपकी बात अच्छी लगी, आपने कहा कि हमें एक होके चलना चाहिए। आने वाली 19 तारीख को कार्यक्रम है और सबको मिलजुल के एक कार्यक्रम करना चाहिए। ये भी आपकी बात बहुत उचित है, मैं भी इसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ, क्योंकि जब हम एक होकर अपनी बात रखते हैं तो हमारी बात में ज़्यादा दम आता है, हमारी बात में ज़्यादा ताकत आती है। मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया, भगवान परशुराम जी का महाकुंभ पिछले 3 साल से लगातार किया है, और जो भी विषय मेरे संज्ञान में आते हैं आपके माध्यम से, बड़े बुजुर्गों के माध्यम से, युवा साथियों के माध्यम से उनको पटल पर रखने का काम किया। पंडित विनोद शर्मा जी ने ईपीपीजी की लड़ाई लड़ी और उसका फायदा किस तरीके से समाज को मिल सका ये आपके सामने है। लेकिन उसके बाद भी कुछ बच्चे जो वंचित रह गए थे, लगभग 600 से के आसपास बच्चे वंचित रह गए थे अलग अलग विभागों में। मुझे आज इस मंच से कहने में खुशी है कि उनमें से 99% बच्चों को अपनी नौकरियां मिल चुकी हैं पिछले 2 साल के प्रयास से। सिर्फ इतना ही नहीं, जब भी जरूरत पड़ी तो पंडित विनोद शर्मा जी ने अपनी सोच द्वारा एक ऐसा समाधान रखने का प्रयास किया जिसका फायदा समाज को, छत्तीस बिरादरी को आने वाले समय में लंबे समय तक मिल सके। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हाल में ही रोहतक में गौर संस्था में की जमीन को लेकर एक विषय बना, एक दिक्कत आई, जबकि बाबूजी ने वहां पर 25 लाख रुपए दिए थे पहले, लेकिन फिर भी वहां पर दिक्कत आई तो उन्होंने कहा कि भाई मैं ऐसी व्यवस्था करना चाहता हूं कि आने वाले 40 साल तक, 50 साल तक, 100 साल तक कभी भी ऐसी दिक्कत दोबारा ना आ सके। इसलिए उन्होंने 50 लाख की एफडी कराने का प्रावधान कराया, ताकि एफडी के जो पैसे हैं उससे ही आने वाली समय के लिए हमेशा लीज के पैसे दिए जा सके। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जो भी हमारी सोच है उस सोच को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, व्यवस्थित करना पड़ेगा, सही दिशा और दशा में लेके जाना पड़ेगा, एक होकर आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हमारी सोच और हमारी बात सक्षम तरीके से सही जगह तक पहुंच सकती है। आपने एक बात कही कि यहाँ के लिए मैं क्या योगदान, तो मैं अपनी तरफ से योगदान देना चाहता हूँ कि मैं 5 लाख का योगदान यहाँ पर देके जा रहा हूँ गौर संस्था को, लेकिन साथ साथ एक बात और कह रहा हूँ, ये 5 लाख तक सीमित नहीं है, मैं पूरे जिला को 11 लाख रुपए देके जा रहा हूँ सारी संस्थाओं को जो आज यहाँ पर आई हैं, और उसका मैं किस तरीके से उपयोग करना का आपको निवेदन करूंगा, अगर आप उसका उपयोग उस तरीके से कर सके। मैंने एक पहल शुरू की है ज्ञान गंगा केंद्र के नाम से, क्योंकि जब हम अपनी संस्थाएं बनाते हैं, धर्मशालाएं बनाते हैं, तो पूरे समाज के काम आती हैं, खासकर जो समाज के कमज़ोर व्यक्ति हैं, परिवार हैं जो सक्षम नहीं है, उनके काम आती हैं, जो ब्याह शादी के काम आती हैं, और चीज़ें आती हैं। लेकिन हमें थोड़ी चिंता अपनी युवा पीढ़ी की भी करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बात तय है कि हम हर बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बना सकते और हर बच्चे को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन हर बच्चे को रोजगार का अधिकार है, हर बच्चे को जीविका कमाने का अधिकार है और होना भी चाहिए। और हमें सार्वजनिक जीवन में लोगों को
और खासकर सामाजिक संस्थान जितने भी हैं उनको भी प्रयासरत रहना चाहिए कि हम किस तरीके से और योगदान कर सकते हैं ताकि जो युवा पीढ़ी के हमारे बच्चे हैं उनको और मौके और अवसर मिल सके, क्योंकि उनमें प्रतिभा की कमी नहीं है। कमी है तो मौकों की, प्रतिभा है। तो उसी कड़ी में एक प्रयास है ज्ञान गंगा केंद्र कि जितनी भी हमारी धर्मशालाएं हैं वह तो अपने काम आ रही हैं समाज के, लेकिन वहां पर अगर एक एक कमरा ज्ञान गंगा केंद्र को निर्धारित कर दिया जाए तो वहां पर एक स्मार्ट क्लास मैं अपनी तरफ से शुरू करना चाहता हूं, जहां पर एआई की क्लासेस भी होंगी, यूपीएससी की क्लासेस भी होंगी, ऑनलाइन क्लासेस भी होंगी, एचएससी की भी होंगी, टीजीटी की भी होंगी, अन्य ऐसे कार्यक्रमों की क्लासेस होंगी जो हमारे बच्चों को एक दिशा और दशा देने का काम करेंगी, एक रास्ता प्रशस्त करने का काम करेंगी, ताकि उन बच्चों का भी भविष्य उज्जवल हो सके, उनको सबसे अच्छी शिक्षा मिले। और साथ ही साथ ये ज्ञान गंगा केंद्र के तहत एक ऐसा कार्यक्रम भी चलेगा जिसके अंदर उन बच्चों को मैं अपनी तरफ से एक भत्ता भी दूंगा ताकि वे पढ़ाई पर फोकस कर सके और उनको किसी और चीज की चिंता ना करनी पड़े। मैं सारे जो बड़े बुजुर्ग हैं जिले के, जितने भी हमारे बुद्धिजीवी हैं, उन सब से भी निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे 15-20 बच्चों की सूची तैयार की जाए जिनका चयन किया जाए कि जो किन्हीं कारणों की वजह से सक्षम नहीं है, या तो उनकी पारिवारिक परिस्थिति ऐसी है या किसी भी तरीके से जिनको जरूरत है और जिनकी मदद, जिनमें क्षमता है, उनका ही चयन करके ताकि उनको हम आगे बढ़ा सकें। अगर मैं कहता हूं कि पूरे जिले में से 1-2 बच्चे भी साल में इस कार्यक्रम के तहत आईएएस अफसर बन जाएं, आईपीएस बन जाएं, एचसीएस बन जाएं, तो मैं समझूंगा कि हमारी जितनी संस्थाएं हैं उन्होंने भी एक योगदान का काम किया है, आप सबने भी योगदान का काम किया है। तो मैं बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए एक दूसरी बात पे भी जरूर आना चाहूंगा, क्योंकि हम तभी आगे बढ़ेंगे जब हमारी मातृशक्ति आगे बढ़ेगी, हमारी माताएं बहनें आगे बढ़ेंगी, स्वस्थ रहेंगी। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं क्योंकि भगवान परशुराम जी का भी कि जो भावना अपनी माता जी के प्रति थी, उनसे प्रेरणा लेते हुए हमने भी एक ऐसी शुरुआत की है जहां हमने नमो शक्ति रथ के नाम से एक ऐसा प्रयास शुरू किया है जो कि कैंसर, जो महिलाओं में सबसे बड़ी बीमारी का कारण है, और उसमें जो ब्रेस्ट कैंसर सबसे बड़ी बीमारी का कारण है, उसके लिए, उससे बचाव के लिए 20 ऐसी एम्बुलेंस पूरे हरियाणा में शुरू की हैं जो निःशुल्क उनका टेस्टिंग कर रही हैं, उनका स्क्रीनिंग कर रही हैं, ताकि हमारी माताओं बहनों का आगे जाकर समय से ये बीमारी पकड़ी जाएगी तो उनका समय से इलाज हो सकता है और कोई क्षति पूरे परिवार में नहीं पहुंचेगी। क्योंकि एक बात तय है, हमारी माताएं बहनें अपने चिंता नहीं करती हैं, पहले परिवार की चिंता करती हैं, परिवार के लिए काम करती हैं और अपनी जरूरतों को पीछे कर देती हैं। कहीं ना कहीं हमें भी उनकी चिंता करनी चाहिए, उनके लिए सोचना चाहिए, और उसी सोच से ये नमो शक्ति रथ शुरू हुआ है। बहुत जल्द ये अटेली में भी और पूरे जिले में आपके यहाँ पर भी 2 गाड़ियाँ मैं भेजने का काम करूँगा, ताकि जितने भी ग्रामीण इलाके हैं, शहरी इलाके हैं, उनमें लगातार निरंतर रोज कैंप लग सकें और हमारी माताएं बहनें भी स्वस्थ रहें। क्योंकि अगर हमारी माताएं बहनें स्वस्थ रहेंगी तो हमारे परिवार स्वस्थ रहेंगे, हमारे परिवार स्वस्थ रहेंगे तो हमारा अटेली महेंद्रगढ़ स्वस्थ रहेगा, और अगर अटेली महेंद्रगढ़ स्वस्थ रहेगा तो हरियाणा स्वस्थ रहेगा, हरियाणा स्वस्थ रहेगा तो भारत स्वस्थ रहेगा। तो इसकी शुरुआत भी यहाँ से होती है। मैं सिर्फ इतना निवेदन करके जाता हूँ, मैं आज इस मंच से पुनः इस बात की घोषणा करके जाता हूँ कि मैं 11 लाख रुपए की राशि यहाँ पर आपके, जैसे आपको सुविधाजनक लगे, मैं आपके माध्यम से यहाँ पे देना चाहूँगा। लेकिन मेरा निवेदन है कि अगर इस राशि का इस्तेमाल ये ज्ञान गंगा केंद्रों की स्थापना के लिए किया जाए, जिनका संचालन हम सब मिलकर करेंगे, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा
कि उसकी एक बहुत सकारात्मक भूमिका होगी, जिसका फायदा सीधे तौर पे हमारे बच्चों को मिलेगा, आने वाली अगली पीढ़ी को मिलेगा। तो इसके साथ ही मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सबसे पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज आपने ये कार्यक्रम का जो आयोजन किया भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में, इसका सही संदेश हर व्यक्ति तक जा सके, क्योंकि भगवान परशुराम जी किसी एक समाज के भगवान नहीं है, वह 36 बिरादरी के भगवान है। भगवान किसी एक समाज के नहीं होते, सबके होते हैं। और मैं ये भी कहता हूं कि ब्राह्मण समाज का एक बहुत ही अहम भूमिका है 36 बिरादरी को बांधने की, साथ लेके चलने की। और जो काम ब्राह्मण समाज ने हमेशा किया है, कर रही है और करेगी आने वाले समय में, ये बात भी कह के जाता हूं कि ना गलत किया है ना गलत होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय परशुराम। कार्तिकेय शर्मा का संबोधन आप सुन रहे थे। अटेली में भगवान परशुराम जन्मोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री गौड़ ब्राह्मण सभा की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने उस कार्यक्रम में शिरकत की। समारोह में शिरकत करने पहुंचे कार्यक्रम को सांसद कार्तिकेय शर्मा ने संबोधित किया और कहा कि बुराई पर अच्छाई की जीत का यह संदेश है जो कि जरूरी हो जाता है। हालांकि उन्होंने बच्चों की शिक्षा पर भी जोर देते हुए कई बातें कही और महिलाओं को लेकर भी कहा कि महिलाओं के लिए भी हम कई कार्यक्रम चला रहे, क्योंकि वो महिलाएं जो कि परिवार पर ध्यान देती हैं, अपने पूरे परिवार को संभालती हैं, उन महिलाओं के बारे में सोचना हमारा काम है। हम उन महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो बीमारी की बात हो या फिर उनको आगे बढ़ाने की बात हो। जो महिलाएं खुद अपने बारे में नहीं सोचती हैं, उनके बारे में हम सोच रहे हैं। और साथ ही बच्चों की शिक्षा को लेकर कहा कि बच्चों को शिक्षा और संस्कार देना दोनों ही बहुत ज़रूरी है। एक तरफ तो बच्चों को शिक्षा देना चाहिए, आने वाले समय में विज्ञान और तकनीक भी चाहिए। हम समय के साथ साथ बदल भी रहे हैं और बदलना भी ज़रूरी है। हमें अपनी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाना होगा, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, एआई के क्षेत्र में हो। बच्चों को शिक्षा और संस्कार देना दोनों ही बेहद ज़रूरी है। बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना ज़रूरी है। शिक्षा तो बच्चे स्कूल में लेते हैं, घर में संस्कार उनके लिए बेहद ज़रूरी हो जाते हैं और ये बच्चों के भविष्य के लिए, उनके नए रास्तों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आने वाले समय में विज्ञान और तकनीक भी चाहिए, इसकी बहुत ज़रूरत हो जाएगी। हमें समय के साथ बदलना होगा, सोच को भी बदलना होगा। हमें अपनी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश है और संदेश दिया भी जाना चाहिए। महान योद्धा ही नहीं बल्कि बुद्धिजीवी थे भगवान परशुराम, आज उनको याद किया जा रहा है। यह खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांसद कार्तिकेय शर्मा का भव्य स्वागत इस कार्यक्रम में हुआ। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जब वो इस कार्यक्रम में पहुंचे थे तो भव्य स्वागत, फूल माला पहनाकर बेहद खास ये स्वागत। और जब मंच पर पहुंचे तो संबोधित करते हुए कई मुद्दों पर जोर दिया, चाहे वो बच्चों की शिक्षा की बात हो या फिर महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात हो या फिर आज जो भगवान परशुराम की जयंती है उसको लेकर भी कई बातें कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बच्चों को शिक्षा भी देनी चाहिए, संस्कार भी देने चाहिए। बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं, शिक्षा लेते हैं, लेकिन परिवार का काम होता है उनको संस्कार देना। मशहूर गायिका आशा भोसले का निधन हो गया है। मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती थी वो। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। संगीत जगत में शोक की लहर छाई हुई है। आज उनको याद किया जा रहा है, उनके गानों को याद किया जा रहा है, उनके सफर को याद किया जा रहा है। उनके फैंस इस समय गम में डूबे हुए हैं, शोक की लहर छाई हुई है। परिवार में भी दुख का माहौल है। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली और उनके सफ़र को हम याद करें, उनके गानों को हम याद करें तो यही वो वजह है कि आज पूरा देश दुखी है।
मशहूर गायिका आशा भोसले का निधन हो गया। वो अब इस दुनिया में नहीं है। आज उन्होंने अंतिम सांस ली। हार्ट अटैक की दिक्कत उनको हुई थी, जिसके चलते अस्पताल में भर्ती कराया था। परिवार के लोगों ने, हालांकि सुबह बयान सामने आया भी था परिवार के लोगों का कि हालत उनकी नाजुक बनी हुई है, लेकिन अचानक से खबर आ जाना, संगीत जगत में शोक की लहर छाई हुई है। मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में वो भर्ती थी, जहां पर 92 साल की उम्र उन्होंने अंतिम सांस ली। तो आज फैंस दुखी हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनके गानों को याद कर रहे हैं। पूरे देश में दुख की लहर छाई हुई है, क्योंकि उनके गानों को अगर हम याद करें तो आज दुनिया भर में, सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उनके फैंस हैं। 20 भाषाओं में उन्होंने गाने गाए थे, चाहे वो मराठी हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो या फिर बंगला हो। और यही वजह है कि उनके गानों के साथ साथ आज आशा भोसले के फैंस उनको याद कर रहे हैं। देश भर नहीं बल्कि दुनिया भर में उनके फैंस हैं। संविधान बस यात्रा को चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना किया गया। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी के आवास पर संविधान बस यात्रा निकलने से पहले कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, बीजेपी नेता संजय टंडन। देखिए, आज का दिन बहुत ही आज का कार्यक्रम भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में था और उनके जीवन से हमारे कुछ सीखने को बहुत कुछ मिलता है और किस तरीके से उन्होंने अच्छाई के लिए लड़ाई लड़ी और बुराई के ऊपर जीत प्राप्त की। तो उनके जीवन से सीखते हुए हम अगली पीढ़ी को क्या शिक्षा दे सकते हैं, उनके जीवन का क्या अनुसरण कर सकते हैं, ये बात आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ किस तरीके से उन्होंने तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अपने एक योद्धा होते ही नहीं पर एक विद्वान होते हुए भी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ा। तो उनसे सीखते हुए मैंने ये निवेदन किया है सारी संस्थाओं को ज़िले की कि वे अपनी धर्मशालाओं में एक ई-लाइब्रेरी का गठन करें और मैं उनका सहयोग करूंगा ताकि हमारे ज़िले के जो बच्चे हैं जो किसी न किसी कारण से पीछे रह जाते हैं, अनेकों कारणों से, उनको एक मौका मिल सके अपने आगे बढ़ने का, एआई की शिक्षा प्राप्त करने का, आईएएस की, यूपीएससी की, टीजीटी की, एचसीएस की और ऐसी अनेकों शिक्षाओं प्राप्त करने का, ताकि वे भी उनमें प्रतिभाओं की कमी नहीं है, मौक़ों की कमी है। तो उनको अगर मौके मिलेंगे तो वो प्रतिभा के अनुरूप आगे बढ़ पाएंगे और अपने गांव, ज़िले, देहात का नाम बढ़ाएंगे, रोशन करेंगे, अपने प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। ऐसी मेरी आस्था है और उम्मीद है। जी, मैंने सहयोग राशि की है कि जितने भी हमारी ज़िला यहाँ पर संस्थाएं आज कार्यक्रम में थीं, उन सबको ई-लाइब्रेरी 2-2 लाख रुपए की और यहाँ पर 5 लाख रुपए की अटेली मंडी के गौर संस्था के लिए। आपने ऊर्जावान बच्चों को भी सम्मानित किया, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, ये बच्चे हमारे भविष्य हैं। ये भविष्य में जाकर हमारी देश की दिशा और दशा तय करेंगे कि हमारा देश किस दिशा में जाएगा। हम दुनिया का सबसे युवा देश है। देश की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। तो जाहिर सी बात है कि आने वाला समय हमारी युवा पीढ़ी का है और उनकी चिंता करना हमारा काम है, हम सबका काम है। सिर्फ सरकार का ही काम नहीं, सामाजिक संस्थाओं का भी काम है और उसी श्रृंखला में एक आज अहम कड़ी जुड़ी है। उम्मीद करता हूँ इसका फ़ायदा बच्चों को सीधे तौर पे मिलेगा और एक तरीके से जो बच्चे आज उदाहरण के तौर पे सामने आए हैं वो युवा पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है कि किस तरीके से उनको नशे से और दूसरी चीज़ों से अलग होकर अगर वो मेहनत करेंगे तो डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे, एआई इंजीनियर भी बनेंगे, साइंटिस्ट भी बनेंगे, साथ साथ एस्ट्रोनॉट भी बनेंगे। सर, ऐसे आयोजनों से हमारी संस्कृति और परंपरा को किस तरह से? देखिए, हमारी संस्कृति और परंपरा को हमें